गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो क्योंकि आपने इस समय 10th पास करके आए हो न्यू क्लास में, वेलकम टू द न्यू क्लास, आप इन द 11th क्लास। तो आपका जो सब्जेक्ट है, जो केमिस्ट्री है, इसमें मैं बता देता हूँ आपके टोटल 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर्स होंगे। तो आपका जो उसमें एक ही पेपर होगा, आपका 1 पेपर स्कीम होता है, वो 17 नंबर मार्क्स का होता है आपका एक पेपर, और उसमें से 30 मार्क्स की आपके होंगे प्रैक्टिकल्स। 10 आपको मिलेंगे स्कूल से इंटरनल और 20 आपके एक्सटर्नल। चलिए, टाइम बड़ा कम होता है, मैं स्टार्ट करवा देता हूँ आपको। तो आपका ये जो आपका चैप्टर है केमिस्ट्री का, फर्स्ट चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में आपने छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ने हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट कुछ जो आप 10th में पढ़ के आए हो, लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा हो चुका है इस बार, क्योंकि 11th में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, 10th में सिलेबस बहुत लिमिटेड होता है। तो आपको अच्छी तरह से जो आपने 10th में जो चीज़ें पढ़ी थी उसको आपने क्या करना है, दोबारा उसको रिमाइंड करना है, उसको रिकैप करना है। तो इसलिए ये जो पहला चैप्टर वो यही है कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे जो आप यूज़ करोगे, फिर उसको आपने अच्छी तरह से पहले आपने अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको यूज़ करना 11th क्लास में, फिर आपकी वो केमिस्ट्री जो सिंपल हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले एक्चुअली इस चैप्टर में जो पहला जो टॉपिक था वो था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लेकिन मैंने उसमें उठा लिया पहले कि आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्योंकि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाद में, पहले आपको ये बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। कि एक तो मैं बताऊंगा कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड जो बनते हैं उनके हाउ टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। जब आपके जो मॉलिक्यूलर फार्मूले होंगे, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ये मैं आज आपको करवाऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ, चलो बाद में करते हैं। पहले आप आइए, सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना। पहली बात है कि केमिस्ट्री होती क्या है। जो ब्रांच ऑफ साइंस होती है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन होती है कि क्या जो आपने कोई सब्सटेंस ली है, कोई मैटर लिया है, उसके अंदर कंपोजिशन क्या है, वो आपके कौन कौन से उसमें से एलिमेंट्स जो हैं जिससे वो चीज़ बनी हुई है, कंपोजिशन। स्ट्रक्चर्स, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो जो आपके आटम्स ऑफ द एलिमेंट है वो कैसे कैसे जुड़े हैं, वो आटम किस आटम ऑफ द अदर एलिमेंट के साथ जुड़ा है, वो चीज़। फिर उसके बाद ऑफ मैटर एंड आल्सो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो उसमें से फिजिकल और केमिकल चेंजेस होती हैं किसी भी चीज़ में, वो कैसे होती है। एंड अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस, उनकी कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, प्रेशर ज़्यादा है कम है, वॉल्यूम कितना है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या क्या आपकी चेंजेस होती है, वो आपने पढ़ना है केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पहली बात है कि मैटर क्या होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ वेट इज़ कॉल्ड मैटर। जो भी कोई चीज़ है जिसका अगर उसकी कोई एग्जिस्टेंस है किसी सब्सटेंस की, तो इसका मतलब उसका क्या होगा, वो किसी जगह को ऑक्यूपाई भी करेगी जहाँ वो पड़ेगी। वो नेचुरली कोई डस्ट पार्टिकल है, उसने भी तो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई की है, और उसका मास भी होगा। अगर मास ही नहीं होगा तो इसका मतलब वो मैटर नहीं है। अगर स्पेस जगह नहीं घेर रही तो वो मैटर नहीं है। तो मैटर क्या होता है कि वो कोई ना कोई ऐसी होगी, कोई ऐसा कोई पार्टिकल होगा जिसका मास भी होगा और वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगा, उसको हम बोल सकते हैं मैटर। तो अब आया आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर में आपको पता ही है, जैसे आपकी कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, जैसे आपका स्टोन है, जैसे आपका वाटर है, जैसे आपकी कोई गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो ऑल दीज आर द मैटर्स। तो मैटर में फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये ऑलरेडी आपने पढ़ी थी। एक होती फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल होती है आपने उसको फिजिक्स से देखना कि कैसी है, क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो वो थी आपकी फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो आपको ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, उसको हम छोड़ देंगे। तो सॉलिड का पता ही है आपको, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड्स आर द पार्ट ऑफ द मैटर, सॉलिड्स आर द सब्सटेंसेस विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, जिसकी कोई डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एंड दे कैन नॉट बी कंप्रेस, नहीं कर सकते। लिक्विड दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो शेप, दे ऑप्ट द शेप अकॉर्डिंग टू द कंटेनर टू
टू विच लिक्विड्स आर पुट, जिसके अंदर आप लिक्विड डालेंगे जैसे शेप कंटेनर की होगी वैसा लिक्विड बन जाएगा। गैसेस क्या होती हैं? गैसेस हैव नाइदर अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप, ना उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है क्योंकि इतनी गैस उसको कंप्रेस करके आप काम भी कर सकते हो, ना उसका कोई शेप है जिसमें आप डालोगे वैसे हो जाएगी। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। आज अब आओ केमिकल क्लासिफिकेशन जो आपने पढ़ना है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हम इसमें से जो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है उसमें हम मेन उसके हमने लेंगे 3 उसकी क्लासिफिकेशन ले रहे हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ऐसे तो जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को इनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस, इसको बोलते हैं इम्प्योर। तो मैं सीधे आ जाता हूँ कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, दिस इज़ द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये केमिकल क्लासिफिकेशन यही आपने पढ़ना। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एलिमेंट क्या है। एलिमेंट होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड, विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द आटम्स। और आटम्स भी हो सकते हैं और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। देखिए एलिमेंट्स में जैसे मेरे पास है जैसे सोडियम है, क्योंकि मैंने पहले ही लिख लिया क्योंकि टाइम बड़ा कम होता है, इसको आपने क्या करना है, इसको नोट कर लेना है, पास करके वीडियो को उसको ज़ूम करके ये आपने उतार लेना है। तो मैं आ जाता हूँ पहले एलिमेंट्स के ऊपर। तो आपने कहा कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर विच इज़ मेड ऑफ ओनली वन काइंड, मीन्स अगर वो सिर्फ प्योरेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। अगर आयरन है तो सिर्फ उसमें आयरन के ही आटम्स होने चाहिए। जैसे ही उसमें से ऑक्सीजन उसके ऊपर लग जाती है, जैसे वो आयरन ऑक्साइड हो जाता है जिसको आप बोलते हैं रस्टिंग, रस्ट लग जाती है, तो वो फिर आपका एलिमेंट नहीं रहता, फिर वो कंपाउंड बन जाता है। तो अब आ जाओ, जैसे मैंने लिखा एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर विच इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ आटम्स आर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं जहाँ पर लेता हूँ सोडियम, ये सोडियम की कोई मेरे पास शीट है, इसमें जितने भी ये आटम्स हैं ये सोडियम के आटम्स हैं। जैसे मेरे पास आई H2, इसमें जो भी आपके पास है जी मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ये देखिए सोडियम के जो पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं, इनको मैं अलग कर दूं, जैसे ये अलग, दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपके हाइड्रोजन है, अगर इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें हाइड्रोजन में क्या होगा, दो आटम जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनेगा, है दोनों हाइड्रोजन के हैं। लेकिन जी अगर आप बोलो कि इस मॉलिक्यूल को आपने अलग करना, इसका अलग और इसका अलग करेंगे, तो वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये हमेशा डायटॉमिक फॉर्म में रहता है। तो इसलिए है तो ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, लेकिन इस एलिमेंट के अंदर जो छोटे पार्टिकल वो आटम्स हैं, वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं। इस एलिमेंट के अंदर जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन कौन से हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, वही होने चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन का ही होना चाहिए। हाइड्रोजन का दूसरे के साथ तब नहीं होगा वो एलिमेंट क्योंकि ये प्योर है, प्योरेस्ट फॉर्म है, क्योंकि एक ही टाइप के हैं। इसमें भी एक है, सारे सोडियम के आटम्स हैं, इसमें सारे हाइड्रोजन के हैं, इसके वो अलग रह सकता है, लेकिन जहाँ पर क्या वो डायटॉमिक फॉर्म में जुड़ेंगे उसके वो पार्टिकल्स। तो ये पहले आ गया आपके पास एलिमेंट्स। ये थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा पेपर में तो आता नहीं है, सिर्फ आपको 10th का में भी आप पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी आप देखो, हमने कहा द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर विच इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ आटम्स और वन काइंड ऑफ atoms or homoatomic molecules is said to be the element. For example, जैसे आपके पास सोडियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये सारे क्या हैं, आपके एलिमेंट्स हैं। इस समय आपके टोटल आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स आ सकते हैं, उसमें से 118 के ऑलमोस्ट इस समय 115 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। वो तो कह रहे हैं 118 ही है, लेकिन वो अभी तक जो ऊपर वाले हैं वो बना रहे हैं, लेकिन वो अनस्टेबल हैं, वो स्टेबलाइज नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर भी चलिए, ये आ गया एलिमेंट्स। फिर उसके बाद आए टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ सिंथेसिस। हमने एलिमेंट्स को भी क्या कर दिया, उसकी क्लासिफिकेशन कर दी है, उसके 2 टाइप बना दिए हैं। पहले आ रहे मोड ऑफ सिंथेसिस के बेस के ऊपर 2 टाइप के एलिमेंट्स हैं। मोड ऑफ सिंथेसिस होता है कि उनको कैसे बनाया गया है। कुछ एलिमेंट्स हैं आपके नेचुरल एलिमेंट्स,
जो आपके वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 92 तक है, वो सारे के सारे क्या हैं, आपके नेचुरल एलिमेंट्स हैं अप टू यूरेनियम तक। वो सारे आपको कहाँ से मिले हैं, आपको नेचर से मिले, आपको अर्थ क्रस्ट से मिले, आपको एटमॉस्फेयर से मिले, आपको सी से मिले, ओशन से मिले। तो लेकिन है सारे के सारे क्या, दे आर नेचुरल एलिमेंट्स, वो नेचर में बने थे। जब भी हमारी अर्थ की एग्जिस्टेंस हुई थी, अर्थ जैसे ही बनी थी, उसमें से ये एलिमेंट्स भी बने थे। तो वो थे सारे के सारे नेचुरल एलिमेंट्स। तो आप इस समय 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल एलिमेंट्स, 92 एलिमेंट नेचुरल है। एंड द अदर एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज़ मोर देन 92 मीन्स 93 से ऊपर ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे आर मैन मेड और सिंथेटिक एलिमेंट्स है। जहाँ पर लिखा सिंथेटिक एलिमेंट्स, सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं द विच आर मैन मेड एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड इन द लैब, दे आर नॉट फाउंड इन द नेचर। वो हमें नेचर में नहीं मिले, हमें अर्थ क्रस्ट में, लेकिन उनको बनाया गया, लैब में बनाया गया। जितने भी आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, जिनके एटॉमिक नंबर 93 से ऊपर है, तो वो सारे के सारे मैन मेड हैं। वो जितने भी आपके ये न्यूक्लियर बम में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे के वही एलिमेंट्स हैं। जैसे प्लूटोनियम, पोलोनियम, जैसे अमेरिसियम, कैलिफोर्नियम, प्लूटोनियम, तो ये इनके ऊपर कोई नाम रखे हुए हैं। जैसे मैंडेलियम, मैंडलीप के ऊपर एक नाम रखा गया, वो भी है आपके पास एलिमेंट। ये सारे के सारे मैन मेड हैं। तो अब उनको बोलते हैं सिंथेटिक एलिमेंट्स। तो आपको मैंने कहा ये 92 एलिमेंट्स हैं आपके पास, कौन से हैं, आर नेचुरल एलिमेंट्स, और बाकी जो हैं आपके सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। तो वो 92 में से अगर इस समय कोई 24 to 26 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, वो है सिंथेटिक एलिमेंट्स, वो जो बनाए गए हैं मैन मेड। चलिए ये थे आपका एलिमेंट्स। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। इसके बेस के ऊपर भी हमने इनको क्लासीफाई कर दिया है। तो वो कौन कौन से हैं, देखिए ये, अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, आपने इसको उतार लेना। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में पहले लिखा कि on the basis of modes of synthesis, on the basis of base on the manufacturing, वो कैसे उसको मैन्युफैक्चर किया गया। मोड्स ऑफ मैन्युफैक्चर या मोड्स ऑफ सिंथेसिस वो थे आपके दो टाइप के, नेचुरल एलिमेंट्स एंड द मैन मेड। अब आ रहे हैं आपके पास टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर भी। उसमें आपके पास आते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। देखिए मेटल्स वो हैं, पहली बात है मेटल्स क्या हैं। मेटल्स होते हैं आपके, दे आर जनरली हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं। मैलिएबल तो मैं लिखूँगा जैसे कि मैं बस इतना लिखूँगा, जनरली हार्ड, मैलिएबल, डक्टाइल, लस्टीरियस, LUSTRIOUS, लस्टीरियस, and have a tendency to lose the electrons, acquire positive charge, and have tendency, मैं बस इतना लिखता हूँ, tendency to acquire, ACQUIRE, acquire positive charge। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सोडियम ले लेता हूँ, पोटाशियम ले लेता हूँ, कैल्शियम ले लेता हूँ, एल्यूमिनियम ले सकता हूँ, एटसेट्रा। ऑल दीज आर द मेटल्स। ये मेटल्स हैं। क्यों? ये हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। दूसरा जहाँ लिखा मैलिएबल, मैलिएबल होते हैं जिनकी आप हथौड़े मारो तो उसकी शेड बन जाती है। डक्टाइल, जिनकी आप वायर बना सकते हो, तारे बना सकते हो, जैसे आपने आपके एल्यूमिनियम की वायर्स लगी होती हैं।
फिर उनकी टेंडेंसी क्या होती है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, गेन नहीं करते हैं, लूज़ करते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इनके ऊपर चार्ज क्या रहता है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चाहता है। इनकी टेंडेंसी होती है, कोशिश होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर बनाएं, तो वो होते हैं आपके मेटल्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये बहुत से हैं आपके पास मेटल्स हैं। अच्छा, उसके बाद आगे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स बिल्कुल इनके उल्टे चलेंगे, तो हम वो लिखेंगे, वो क्या होते हैं, जनरली ये हार्ड है, वो सॉफ्ट होते हैं। दूसरा ये मैलिएबल है, वो नॉन मैलिएबल है, नॉन मैलिएबल। नॉन डक्टाइल, नॉन लस्टेरियस, उनमें कोई चमक नहीं होती है, हम डल भी लिख सकते हैं। नॉन लस्टेरियस का मतलब हो गया डल, मैलिएबल डल, डल कर लो। एंड हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, वो लॉस करते हैं, वो ये गेन, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर, ACQUIRE, एक्वायर नेगेटिव चार्ज, पूरा नेगेटिव ही लिख लो, नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे हम ले सकते हैं, जैसे आपके पास है हाइड्रोजन, जैसे आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, एट्सेट्रा, सल्फर, फास्फोरस एट्सेट्रा, ऑल दीज आर द नॉन मेटल्स। फिर उसके बाद आते हैं मेटलॉइड्स, ये होते हैं द एलिमेंट्स विच हैव द प्रॉपर्टीज इन बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज होती हैं, जब जिनमें दोनों प्रॉपर्टी विच पोजेसेस बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। Elements which possess both the properties of metals and non-metals are called metalloids. For example, जैसे आपके पास आर्सेनिक होता है, गैलियम, इन जर्मानियम, इंडियम एट्सेट्रा, ऑल दीज आर द, हम इनको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, इनके बीच की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो ये थे इनकी क्लासिफिकेशन किनकी, एलिमेंट्स की। अब मैं ले लेता हूँ कंपाउंड, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, आपने उतार लिया होगा कंपाउंड्स। दूसरी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कौन सी थी, केमिकल क्लासिफिकेशन, वो आ रही है आपकी, दूसरी आ रही है इसमें से कंपाउंड्स। कंपाउंड इज आल्सो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर, ये भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर है, बट इट इज मेड अप ऑफ 2 or more टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मासेस। द सब्सटेंसेस which are made up of 2 or more elements, 2 or more elements जो बनी है, the substances which are made up of 2 or more elements in a definite ratio of their masses is called compound। कंपाउंड उनको बोलते हैं हम कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे H2 है, जैसे HCl है, जैसे H2SO4 है, एट्सेट्रा, ऑल दीज आर द कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स हैं। देखिए कंपाउंड्स में ये हैं आपके, ये क्या है, कंपाउंड्स हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं। इनकी जो मासेस की, जो इनके एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनके मासेस की रेशियो एक फिक्स होती है। तो ये है आपके कंपाउंड्स। दूसरे मैं एक और चीज़ बता दूं, जो कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दे आर मॉलिक्यूल्स। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ compounds are
लेकिन मैं मालिक्यूल भी वो लिखूँगा कौन से, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर हेट्रो अटामिक मालिक्यूल्स। हेट्रो में वर्ड यूज़ करा, हेट्रो अटामिक मालिक्यूल्स। हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल्स क्या हुए, वो मालिक्यूल्स जो बने हैं किसके, डिफरेंट टाइप ऑफ आटम्स। उनमें जो आटम्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, आटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स से हैं, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के आटम्स हैं उसमें। एक होते उसमें जब एलिमेंट में भी मालिक्यूल हो सकते थे, लेकिन वो मालिक्यूल कौन से थे, वो थे होमोएटॉमिक, जहाँ पर क्या है हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल्स होंगे। देखिए जैसे मैंने कहा O2 जो है इसमें भी ये मालिक्यूल्स हैं, जैसे मेरे पास है HCl, इसमें भी मालिक्यूल्स हैं। अगर मैं इसका एक मालिक्यूल निकालता हूँ तो वो इस तरह से होगा, ये और ये दोनों ऑक्सीजन के होंगे, ठीक है। या अगर ये H2 है तो ये दोनों HH के होंगे। लेकिन इसका एक मालिक्यूल निकालता हूँ, जैसे मेरे पास है HCl क्या, तो इसमें से ये दो मालिक्यूल्स होंगे, एक H का एक Cl का होगा, दोनों जुड़े हैं। इसके भी छोटे पार्टिकल्स क्या होंगे, ये होगा, ये दो आटम का से गुच्छा सा, लेकिन इसमें से एक H का है और दूसरा, जैसे ये H का है और दूसरा जो जुड़ा है ये Cl का है। ये पूरा जहाँ से लेके जहाँ तक एक मालिक्यूल हुआ, ये मालिक्यूल जुड़ के HCl हुआ, लेकिन ये कंपाउंड है। अब इसका भी है, अब अगर मैं हाइड्रोजन का ही ले लेता हूँ, मान लो हाइड्रोजन का, इसमें कोई मालिक्यूल निकालता तो उसका मालिक्यूल भी इस तरह से बना हुआ है। लेकिन ये दोनों जो है ये और ये दूसरा, ये दोनों आटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, एक ही एलिमेंट के हैं। होमो का मतलब होता है सेम टाइप के आटम्स हैं, जुड़े हैं, दो मालिक्यूल बना है, जहाँ भी मालिक्यूल बना है। लेकिन ये जो मालिक्यूल है ये हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल है, क्योंकि ये आटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का, जब पर दोनों हाइड्रोजन के हैं, लेकिन ये एलिमेंट रहेगा, ये कंपाउंड रहेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए, ये हमने लिखा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल्स। तो ये होते हैं आपके हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल्स हैं। अब इसमें से है कि इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो मास होता है उसकी फिक्स रेशो होती है। जैसे मैं लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं जहाँ ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास है CO2, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर मैं जहाँ लिखता हूँ रेशो, द रेशो ऑफ masses ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन O इज इक्वल टू, कार्बन का मैंने लिखना, कार्बन का जो आपका एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, रेशो। ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन दो ऑक्सीजन है मेरे पास 16। इसको मैं अगर काट देता हूँ, ये जा सकता है 4 के साथ, ये भी 4 के साथ, नहीं जी सॉरी 3 के साथ, 4 3 का 12 ये है, तो रेशो बन गया 3:8। वो रेशो 3:8 ही रहेगी, वो चेंज नहीं हुआ। आप कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी ले लो, उनकी रेशो यही रहेगी। जैसे एक मैं छोटा सा आपके लिए एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास है, आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कंपाउंड के बारे में। देखिए बेटे, जैसे मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो क्या बनी है, कार्बन और ऑक्सीजन की 3:8 ही रहेगी। अब मैं जैसे कहता हूँ कि आप मान लो कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं हम कोई भी, जितनी भी है, मान लो मैं ले लेता हूँ 20 ग्राम, ठीक है। कितने, 20 ग्राम ऑफ CO2। मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है 20 ग्राम है, कितनी है, 20 ग्राम है। तो मैंने क्या निकालना है, उसमें कार्बन कितना है और ऑक्सीजन कितनी है, ये दोनों निकालनी है। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए, तो मेरे पास आ रहा है मास ऑफ CO2, वो कितना आ रहा है, 20 ग्राम। चलिए, अच्छा उसके बाद जहाँ पर मैं ले रहा हूँ, देखिए
हाँ, ये मेरे पास कोई है, ये समझोगे कोई इसमें इसके अंदर ये गैस पड़ी है। कौन सी गैस है? CO2, वो है आपकी 20 ग्राम। अब मुझे नहीं पता इसमें कार्बन कितना ऑक्सीजन, तो मैंने क्या करना है, पहले लिखना है द रेशो ऑफ C&O इन CO2, वो कितनी होती है? देखो कार्बन का भी मैंने बताया था वो कितनी निकली थी, कार्बन होता है 12 इंटू 2 इंटू 16, तो ये गया था 4 का 4 का 3:8, 3:8। देखिए अब मैं तो सम ऑफ रेशो कितना हो गया, सम ऑफ रेशो वो हो गया 3 + 8 = 11। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास 11 ग्राम होती कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें 3 ग्राम होता मेरे पास कार्बन और 8 ग्राम होता ऑक्सीजन, लेकिन मुझे दी कितनी गई है 20 ग्राम, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं जहाँ लिखूँगा मास ऑफ C, कौन कार्बन इन 20 ग्राम ऑफ CO2 = मैं क्या करूँगा, वो रेशियो लूँगा। अगर मेरे पास 11 होती है कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन की कितनी थी 3, अगर 20 होती है तो मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये में हम लिखते हैं उसकी फ्रैक्शन लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाई मास, फ्रैक्शन ऑफ द कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड 3, इसमें आ रहा है 3 आउट ऑफ 11 में से 11 में से 3 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो जहाँ मैं लिखूँगा मास ऑफ किसका ऑक्सीजन इन 20 ग्राम ऑफ CO2, तो वो मेरे पास बनेगा 11 है टोटल, तो वो कितना होना चाहिए 8, उसकी फ्रैक्शन होती 8/11 इंटू 20, दोनों को करो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको कर सकते हो, ठीक है, आप जल्दी कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, या आपने खुद कर लेना तो नहीं तो आप कर सकते हो। जैसे कितना हो गया 60 को डिवाइड करो 11 के साथ, 11 5 का 55, 5.0, तो 11 4 का 44, 6 बचा 60, फिर 5 के, तो ये आएगा 5.45, और नेचुरली इसको आप करोगे ना तो वो आपका आना चाहिए 20 में से निकालोगे तो ये बनेगा 14.55, नहीं तो करके देखो वही आएगा, ये ग्राम, तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये था मैंने बताया आपको कंपाउंड के बारे में, बाद में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड के ऊपर और भी ज़्यादा। इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो उसके बाद आपके आते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, एक होते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, वो कंपाउंड विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास आती है मीथेन, इथेन, जितने भी हैं ये, इथेन, इथेनॉल, अल्कोहल जो आते हैं एटसेट्रा, ये सारे क्या है ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक होगी जितने भी आपके पास है द कंपाउंड विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट आर द कंपाउंड विच आर प्रोवाइड फ्रॉम दोज एलिमेंट विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। जैसे आपके पास है फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl, जैसे सोडियम सल्फेट है Na2SO4, जैसे H2SO4 एटसेट्रा। देखिए जैसे मैंने फटाफट ये बना दिए, अब ये बनते कैसे हैं अब वो भी आपको मैं बता देता हूँ। बाकी मिक्सचर मैं अगले वीडियो में करूँगा डिस्कस, क्योंकि ये आपने क्या करना है मैंने उधर लिखा हुआ है, ये सारा बेसिक चीज़ें, इसको आपने थोड़ा सा उतारना भी है, जल्दी भी करनी है क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैं जाते जाते आपको ये थोड़ा सा करवा देता हूँ। ये है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, यह है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। ये देखिए, जैसे कई बार आपको कहा जाता है कि हाँ जी सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, आप कई बार इसको क्या करते हैं क्रैम करते हो, लेकिन आप बना नहीं सकते। जैसे फेरस सल्फेट का क्या होता है, फेरिक सल्फेट का कितना फ़र्क आ जाता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं ये आपने नोट कर लेने हैं, जहाँ एलिमेंट्स लिखे हैं, जहाँ कैटाइंस लिखे हैं।
जहाँ एलिमेंट्स लिखे वहाँ एनाइन। कोई भी कंपाउंड बनता है आपका कैटाइंस प्लस अनाइंस, फिर जाके वो बनता है कोई भी। तो अब आप ये देख लीजिए, उसका फार्मूला ऐसे बनाता है कैटाइंस प्लस अनाइंस। तो ये मैंने जहाँ लिखे कुछ एलिमेंट्स जो जिनके कैटाइन बनेंगे, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जैसे हाइड्रोजन पे H पॉजिटिव, आपने वहाँ हाइड्रोजन ही बोलना, मैंने वो लिखा। लिथियम Li पॉजिटिव, सोडियम पे Na 1 पॉजिटिव, पोटेशियम पे K पे 1 पॉजिटिव, रुबिडियम पे 1 पॉजिटिव, सीजियम 1 पॉजिटिव, बेरिलियम पे 2 पॉजिटिव हो जाता है, Be2 पॉजिटिव। ये मैंने उनके सिंबल, उनके ऊपर चार्जेस लिखे हैं। कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव, बोरान Bor1 बोरान 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, कार्बन 4 पॉजिटिव, सिलिकॉन 4 पॉजिटिव, लेड 2 पॉजिटिव भी होता है, 4 पॉजिटिव भी होता है, इसमें वो डिपेंड करता है कैसे। फेरस, आयरन, आयरन के दो बनते हैं, एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक, दोनों में फ़र्क है। OUS होता है जब उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लोअर चार्ज होता है। जैसे फेरस पे होता है Fe2 पॉजिटिव और फेरिक पे होता है Fe3 पॉजिटिव। आई सी लगे तो वो हायर हो जाती है। जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर के भी दो होते हैं, एक होता है क्यूप्रस, OUS जब लगता है क्यूप्रस, उस पर Cu1 पॉजिटिव होता है। एक होता है क्यूप्रिक, आई सी लग जाता है तो Cu2 पॉजिटिव, मोस्टली यही चलता है, क्यूप्रिक ही चलता है, उसके लिए कॉपर मैंने लिखा। जिंक 2 पॉजिटिव, मर्क्यूरस, मरकरी से जब उसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो +1 होता है, मर्क्यूरिक आईसी लगता है तो इसमें 2 पॉजिटिव हो जाता है। सिल्वर Ag पॉजिटिव, सल्फर पे मैंने लिखा N पॉजिटिव, क्योंकि सल्फर क्या करता है, इसकी बहुत सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं पॉजिटिव, जैसे 2 पॉजिटिव हो सकता है, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव हो सकता है, 6 पॉजिटिव भी हो सकता है। फास्फोरस पे मैंने N पॉजिटिव कर दिया क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव हो सकती है, 5 पॉजिटिव हो सकती है, इसलिए ये आपने नोट कर लेना, ये देखेंगे उधर। उसके बाद मैंने जहाँ लिखा अनाइंस, एलिमेंट्स अनाइंस, अनाइंस होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन अगर पॉजिटिव आए तो उसको हाइड्रोजन बोलना, जब नेगेटिव आ जाए तो उसको अपने बोलना सुफिक्स होता है, लास्ट वर्डिंग ऑफ द वर्ड, वो आपने हाइड्राइड बोलना है। कैटाइन हमेशा प्रीफिक्स आता है पहले, प्री का मतलब पहले फिक्स करना, सुफिक्स, सु का मतलब लास्ट फिक्स करना है। तो अब आपने जब हाइड्रोजन H नेगेटिव होगा तो हाइड्राइड बोलना, उसको हाइड्रोजन नहीं बोलना, वो लास्ट में आएगा। फ्लोरीन का F नेगेटिव है, फ्लोराइड Cl पे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होता है, ऑक्साइड ऐसे ऑक्सीजन का 2 पॉजिटिव भी आता है, वो एक ही बार आता है, वो आपको बताएंगे जब वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है, तो जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी बाद में बता देंगे। फिलहाल ये देखो जो ज़्यादा चलने हैं आपने। 2 नेगेटिव ऑक्साइड, सल्फर पे जब 2 नेगेटिव आए तो उसको सल्फाइड बोलते हैं, अगर जब पॉजिटिव आए तो सल्फर बोलना है, नेगेटिव आए सल्फाइड। फास्फोरस के ऊपर जब नेगेटिव आए फास्फाइड, ऐसे फास्फोरस बोलते हैं, जब वो कैटाइन में आएगा फास्फोरस, अनाइन में आएगा तो फास्फाइड। नाइट्रोजन N3 नेगेटिव नाइट्राइड, जब वो आपका प्रीफिक्स में आएगा, एज अ कैटाइन आएगा, तब उसको नाइट्रोजन ही बोलना है। उसकी बहुत सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, +3 भी होती है, +4 भी होता है, +5 भी होती है। अब आया ये मैंने लिखा हेट्रोएटॉमिक अनाइंस, हेट्रोएटॉमिक अनाइंस हो गया वो जब आटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हो गए, 2 या 2 से ज़्यादा हो गए, जो आटम्स जुड़े हैं डिफरेंट के, उनके ऊपर वो चार्जेस मैंने लिखे। इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। Cn को साइनाइड, NO2 को नाइट्राइड, नेगेटिव एक नेगेटिव आ रहा है, NO3 के ऊपर एक नेगेटिव नाइट्रेट, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट, CH3COO नेगेटिव एसीटेट, MnO4 नेगेटिव परमैंगनेट, Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट, PO4 4 नेगेटिव फॉस्फेट, एक PO3 नेगेटिव, उसको फॉस्फाइड भी बोलते हैं, मैंने फॉस्फेट ही लिया पहले। ये ClO3 नेगेटिव क्लोरेट, CHLORAT क्लोरेट, C2O4 2 नेगेटिव, इसको ऑक्सलेट, ऑक्सालिक एसिड ऑक्सालेट, SO3 2 नेगेटिव भी होता है जिसको बोलते हैं सल्फाइड। ये मैंने लिख दिए हैं, कुछ रह गए बाद में भी आपको करेंगे। अब आप आता कि हाउ टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये देखिए, जैसे मेरे पास आ रहा है सोडियम, देखिए बेटे एक मैं ले लेता हूँ, जहाँ से उठा लेता हूँ, जैसे मैंने Na ले लिया, एक मान लो Na, इस पर चार्ज क्या है पॉजिटिव, मैं जहाँ पर Cl नेगेटिव लेता हूँ, मैंने क्या करना है तो दोनों के चार्जेस सेम करने हैं, ऑलरेडी सेम है, एक 1 पॉजिटिव 1 है, ये बनेगा NaCl। पहले इसी को लिखना होता है सोडियम और Cl को, क्योंकि एज आ रहा है क्या सुफिक्स बाद में आ रहा है, ये आया क्लोराइड, क्योंकि ये कैटाइन में आया Na पॉजिटिव, इसलिए सोडियम में ही बोलना इसको, ये आ गया। जैसे मैं लिखता हूँ, ये देखिए
मेरे पास आया Na पॉजिटिव और यहाँ आ रहा है H नेगेटिव। इसको मैंने क्या करूँगा, देखो दोनों को कंबाइन करना, दोनों के चार्जेस सेम है। NaH जी आया सोडियम, और हाइड्रोजन को आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव में आया तो